मैं तूफान का पहला झोंका हूँ, दुश्मनों के लिए अजाब, दोस्तों का दोस्त, मैं उसके लिए दहशत हूँ जो मेरे मुकाबले पर आ जाए। दिन को मेरा राज, रात की तारीकी मेरा पर्दा, तुम मुझे सिर्फ उस वक्त देखोगे जब मैं तुम्हारी गर्दन पर होऊंगा और तुम मेरे निशाने पर। तुम्हारी आखिरी याद मेरी गरज होगी, क्योंकि मैं हूँ गरज। किसने सोचा था पाक चाइना के मुश्तरका ताउन से संगे बुनियाद रखे जाने वाला JF-17 थंडर आने वाले दिनों में फखरे पाकिस्तान के नाम से शोहरत पाएगा। यह हथियार पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा अहम गोरे नायाब साबित होगा जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की फजाओं और सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बना देगा। आसमान पर कड़कते और गरजते बादलों की तरह जब थंडर फजाओं में गरजता है तो दुश्मनाने पाकिस्तान के दिलों पर रोब और दबदबा तारी हो जाता है। उनके दिल खौफ से लरज जाते हैं। अपनी जिद्दत, महारत, साख्त और कारकर्दगी की बिना पर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की दिफा का कलीदी रुकन बनने वाला JF-17 थंडर दुश्मनाने पाकिस्तान के दिफाई हलकों के लिए सोहाने रुख बना हुआ है। जिद्दत का ऐसा शाहकार जिसने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफों में ला खड़ा कर दिया। JF-17 मौजूदा जमाने के तकाजों और जरूरियात के ऐन मुताबिक है, जिसने पाक फजाइया को दुनिया में एक अलग पहचान दी और खित्ते में दीगर मुमालिक से मुमताज बना दिया। कहते हैं 2003 में जब पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे ने पहली आजमाइशी परवाज भरी तो इंडिया ने पाकिस्तानी दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान जैसा तीसरी दुनिया का मुल्क जो अपने बजट का 2/3 हिस्सा दीगर मुमालिक से कर्ज लेकर चलाता है, वो क्यों कर और कैसे एक हल्का, जदीद और मल्टी रोल तैयारा बना सकता है। लेकिन दुश्मन नहीं जानता कि जो कौमें अपने वतन से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं, वो कौमें कभी हार नहीं माना करती। इनका जुनून इनके लिए कामयाबी की जमानत बन जाता है। दुनिया ने देखा जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाने की ठानी तो बेतहाशा अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान अपने रास्ते से मुतजलजिल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह की रहमत और नुसरत से कामयाबी हासिल की। उम्मत मुस्लिमा का मरकज और महवर और खालिसतन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मारिज वजूद में आने वाला पाकिस्तान अपने क़याम के साथ ही हनूद, यहूद और नसारा को खटकने लगा और इस साजिशी टोले ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान ने इन साजिशी टोले की हर साजिश और मकर फरेब का डट कर मुकाबला किया और अल्लाह की खास रहमत और नुसरत से ऐसी कामयाबियां और कामरानियां समेटी कि दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही सुनहरे और रोशन वाकयात से भरी पड़ी है। 1998 में किए जाने वाले एटमी धमाके किसको याद नहीं, जिसका प्रोग्राम पाकिस्तान ने सख्त आजमाइशों और कठिन रास्ते पर चलते हुए जारी रखा और कामयाब तजर्बा करके अपने अजली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये ईमान अफरोज दास्तान पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले पहले लड़ाका तैयारे JF-17 तैयारे की भी है। जब पाकिस्तान पर हर तरफ से टेक्नोलॉजी के दरवाजे बंद किए जा चुके थे, पाकिस्तान शदीद आलमी पाबंदियों के जेर असर था। उस बेसरोसमानी की हालत में जब दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को लड़ाका तैयारा देने को राजी न था, आखिर मजबूर होकर पाकिस्तान ने अपना लड़ाका तैयारा बनाने का इरादा किया। तो उस वक्त ये एक दीवाने का ख्वाब महसूस होता था। लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया का जदीद तरीन तैयारा बनाने में कामयाब हो गया, बल्कि दुनिया में ऐसी रोशन मिसाल कायम कर दी कि हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया। आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि हर पाकिस्तानी जान सके कि पाकिस्तान ने JF-17 तैयारा बनाने का फैसला क्यों किया। इस तैयारे को हकीकत का रूप देने में पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे साथ रहिएगा। पाक फजाइया के शाहीनों की तारीख बिलाशुबा अज़मत और शुजात की हैरत अंगेज दास्तानों से भरी पड़ी है। पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो इंडिया ने पाकिस्तान को उसके हिस्से के मिलने वाले हर किस्म के जंगी हथियारों से महरूम कर दिया। जैसे तैसे पाकिस्तान ने अपनी मदद आपके तहत कुछ साजो सामान इकट्ठा किया। सितंबर 1965 की जंग में भारतीय फजाइया को पाक फजाइया पर हर लिहाज से अददी बरतरी हासिल थी। उस वक्त भारत के पास 28 लड़ाका हथियारों का स्क्वाड्रन मौजूद था, जबकि पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास पुराने हथियारों पर मुश्तमिल 11 स्क्वाड्रन थे। भारत के पास उस वक्त जदीद MiG-21 हथियारे मौजूद थे। फजाई दहशत समझे जाने वाले MiG-21 रूसी साख्ता हथियारों का शुमार उस वक्त सुपरसोनिक हथियारों में होता था, जबकि इंडिया के पायलट उस वक्त बेहतरीन तरबियत याफ्ता भी थे। लेकिन पायलट जोश और जज्बे से आरी विजन से महरूम हो तो बाज़ औक़ात जदीद तरीन आलात और हथियार भी इसे फतह दिलवा नहीं पाते। भारत के पास सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो कुव्वत ईमानी और शहादत का जज्बा। जांबाज पाक फजाइया ने भारतीय अददी बरतरी के बावजूद और खुद से कई गुना बड़े दुश्मन का न सिर्फ बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला किया, बल्कि 3 दिन में भारतीय सूरमाओं को पिछाड़ कर रख दिया और भारत के 104 हथियारे तबाह कर दिए। जबकि इसके मुकाबले में पाक फजाइया को सिर्फ 19 हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में पाक फजाइया ने दुश्मन को धूल चटाकर एक नई तारीख रकम कर दी। जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने दुश्मन के 9 जंगी हथियारे मार गिराए, जिनमें 5 लड़ाका हथियारे तो 1 मिनट से भी कम वक्त में तबाह करके उन्होंने एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया। पाक फजाइया के इस अजीम जांबाज की बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। इस जंग में भारत के खिलाफ अमरीकी असला इस्तेमाल करने के जुर्म में पाकिस्तान को 1955 से अस्करी मद में मिलने वाली अमरीकी इमदाद का खात्मा हुआ। अमरीका बहादुर ने पाकिस्तान की अस्करी इमदाद और फौजी तरबियत फौरन बंद कर दी। 1971 में चूंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग जमीनी और सियासी झड़पों पर मुश्तमिल थी, इसलिए पाक फजाइया इस जंग में खातिर ख्वाह हिस्सा न ले सकी। लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजियों पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का झूठा इल्जाम लगाकर अमरीका बहादुर ने एक बार फिर पाकिस्तान की माशी और अस्करी इमदाद बंद कर दी। फिर 1974 में जब हिंदुस्तान ने बुढ़ा स्माइल्स के नाम से पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 93 मील के फासले पर राजस्थान में जौहरी धमाके किए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को 2 लख्त हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके थे और इंदिरा गांधी इस फतह में सरशार 2 कौमी नजरिए को हमेशा के लिए खलीज बंगाल में डुबो देने के नारे लगा रही थी। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जब इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें जारी रही, तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने के अज़म का इजहार किया और कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान एटम बम जरूर बनाएगा, जिस पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि पाकिस्तान जोहरी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी माहिदे NPT पर दस्तखत कर दे। जवाबन पाकिस्तान ने भी दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर अमेरिका ने 1977 में पाकिस्तान पर एक और पाबंदी लगा दी, जिसके नतीजे में फ्रांस ने पाकिस्तान से माहिदा खत्म करके एटमी रीप्रोसेसिंग का प्लांट पाकिस्तान में लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये माहिदा खत्म होने के बावजूद बाहिम्मत पाकिस्तान ने हिम्मत न हारी और अपना प्रोग्राम किसी न किसी तरह जारी रखा। अमेरिका का पाकिस्तान को छोड़ने वाला था, जबकि इंडियन लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ खूब सरगर्म थी, जिसने कोई भी मौका हाथ से न जाने दिया। 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी प्लांट को जवाज बनाकर पाकिस्तान की अस्करी, माशी और इक्तिसादी इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को नए हथियारों की फराहमी फिलफौर बंद कर दी और साथ ही पाक फजाइया को जो असला और हथियारों के फालतू पुर्जाजात मिलते थे, उस पर भी अमेरिका ने मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। चूँकि उस वक्त पाक फजाइया के तमाम लड़ाका हथियारे अमरीकी साख्ता थे, इसलिए इन अमरीकी पाबंदियों से सबसे ज्यादा नुकसान पाक फजाइया को ही हुआ। पुर्जाजात की पाबंदी के बायस पाकिस्तान के पुराने हथियारे मरम्मत न होने की वजह से नाकारा होने लगे। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जब पाकिस्तान ने दीगर मगरबी मुमालिक से टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए राब्ता किया, तो इन तरक्की याफ्ता मुमालिक ने अमेरिका के खौफ से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान पर अमेरिका की मुसलसल पाबंदियां और दूसरी तरफ खिते में इंडिया का बढ़ता हुआ असर और रसूख, जो पाकिस्तान की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफे का बाइस बन रहा था। और दूसरी तशवीशनाक बात ये कि उस वक्त कुछ ऐसी खबरें मौसूल हो रही थी कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते जनूबी एशिया के वसाइल पर कब्जा करने का सोच रहा था, जबकि भारत 1971 की जंग में सोवियत यूनियन के जदीद असले की मदद से पहले ही पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका था। दूसरी जानिब एक और मुल्क इसराइल भी पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोड़ रहा था, क्योंकि इसराइल जानता था कि 1967 में अरब इसराइल के माबैन होने वाली जंग में पाकिस्तान ने अरब मुसलमानों की हर मुमकिन मदद की थी, जबकि पाक फजाइया के पायलटों ने इस जंग में हिस्सा भी लिया था। और पाक फजाइया ही के एक जानबाज पायलट सैफुल आजम ने उस वक्त 4 इसराइली जंगी जहाज मार गिराए थे, जिस पर इसराइल के बानी बेन गोरियन ने पाकिस्तान के खिलाफ वो तारीखी अल्फाज कहे कि वर्ल्ड ज्यूइस्ट मूवमेंट को
پاکستان سے پیدا ہونے والے خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ بعد ازاں 1980 میں اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے جوہری پلانٹ پر حملے کی ناکام کوشش بھی کی تھی، جسے جنرل ضیاء الحق نے اپنی بہترین حکمت عملی سے ناکام بنا دیا تھا۔ اتنے زیادہ خطرات میں گھرا پاکستان اپنی بقا اور اپنے جوہری پروگرام کی سالمیت کے لیے ہر ممکن کوشش میں لگ گیا۔ اللہ کی مدد سے قائم پاکستان کا کامیاب جوہری پروگرام ہی اب پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا ضامن بن سکتا تھا۔ یہ بات پاکستان کے علاوہ یہود و ہنود بھی اچھی طرح جانتے تھے، جس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرے، لیکن امریکہ کی مسلسل پابندیوں نے پاکستان کو ایک بند گلی کے دہانے لا کھڑا کر دیا تھا۔ اس وقت پاکستان ساری دنیا میں تنہا ہو کے رہ گیا تھا۔ دفاع تو دور کی بات، پاکستان کے پاس جدید ریڈار نہ ہونے کے باعث انڈین طیارے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں بلا خوف و خطر اپنے جدید طیاروں سے بمباری کر کے فرار ہو جاتے، اور ایک دفعہ تو مری تک بھی انڈین طیارے داخل ہو گئے تھے۔ اس کڑے وقت میں چائنا نے پاکستان کو F-7 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی پیشکش کی، جو پاکستان نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ پاکستان نے 1966 میں فرانسیسی ساختہ معراج 3 طیارے اردن اور جاپان سے کنڈم حالت میں خرید کر اگرچہ قابل استعمال تو بنا لیے، لیکن یہ طیارے بالکل بھی اس معیار کے نہ تھے کہ پاکستان اس برائے نام ٹیکنالوجی سے اس وقت کی دنیا کی 5ویں بڑی انڈین ایئر فورس کا مقابلہ کر سکتی۔ پاکستان کو اپنے دفاع اور خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے جدید سپر سونک اور ہلکے طیاروں کی اشد ضرورت تھی، جو انڈین جدید میک 21 طیاروں کا مقابلہ کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر اہم پاکستان کی دفاع اور پاکستان کے جوہری پلانٹ کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر سکے۔ ان دنوں امریکہ کے فائٹنگ فالکن F-16 طیاروں نے دنیا بھر میں دھوم مچا رکھی تھی۔ 1974 میں تیار کردہ جدید ترین فالکن لڑاکا طیارے، جنہیں 1978 میں امریکی فضائی بیڑے میں شامل کیا گیا، سنگل انجن کا یہ سپر سونک فائٹر طیارہ کثیر المقاصد تھا۔ امریکی ساختہ F-16 فالکن لڑاکا طیاروں کو ملٹی رول کمبیٹ طیاروں کا درجہ بھی حاصل تھا۔ F-16 فالکن طیارے کو امریکی فوج نے کوریا اور ویتنام جنگ میں ہونے والے تجربات کی روشنی میں تیار کیا تھا۔ یہ عمدہ مشین اس وقت مختلف نوعیت کے اہم مشن میں کام آ سکتی تھی۔ وزن میں ہلکا ہونے کی بدولت یہ پلٹ کر جھپٹنے میں کمال رکھتا تھا، اور اس کا ریڈار بھی بہترین تھا۔ میزائل اٹھا کر بھی یہ طیارہ بھاری نہ ہوتا تھا۔ اس وقت ٹیکنالوجی سے محروم اور چاروں طرف سے خطرات میں گھرے پاکستان کے لیے یہ طیارہ آئیڈیل تھا، لیکن یہ طیارہ امریکہ پاکستان کو کیوں دیتا؟ اس حوالے سے امریکی خفیہ ادارے CIA سن 1980 کی دہائی میں پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق کئی خفیہ فائلیں عام کر رکھی ہیں، جن میں اس وقت کئی اہم معلومات بھی موجود ہے۔ سن 1981 میں تیار کردہ ایک خفیہ دستاویز پاکستان کیا چاہتا ہے میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان سوویت یونین، بھارت اور اسرائیل سے لاحق ممکنہ خطرے کے تناظر میں فوری طور پر F-16 طیاروں سمیت امریکی اسلحے کی فراہمی کا خواہش مند ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بھارتی احتجاج کے باعث امریکہ F-16 طیاروں کی پاکستان کو فراہمی کا اعلان کرنے سے ہچکچا رہا ہے، جس کے باعث پاکستان کو امریکہ کے قابل بھروسہ ہونے پر خدشات ہے۔ یعنی امریکہ انڈین اثر و رسوخ کی بدولت پاکستان کو ہر قسم کے اسلحے سے انکاری تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تب ہی تو نہیں کہتے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس پر اس کی خاص رحمت و عنایت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ پاکستان امریکہ کی گڈ بک میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1989 میں روس نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دی۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ روس کی مہم جوئی سے امریکہ کو سنہرا موقع مل گیا اور اس نے افغانستان میں روس کا قبرستان بنانے کی ٹھانی۔ امریکہ بہادر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کے پاس $400 ملین کا امدادی پیکج لے کر پہنچ گیا، جس پر صدر ضیاء الحق نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں اب بھی رقم ہے کہ یہ مفلی کے دانے ہمیں نہیں چاہیے۔ پاکستان نے عسکری اور اقتصادی امداد تک ہی خود کو محدود رکھا۔ اس طرح ایک بار پھر پاکستان پر ٹیکنالوجی کے دروازے کھل گئے۔ یہی وقت تھا جب پاکستان نے سپر سونک طیاروں کی شدید کمی کے باعث امریکہ سے F-16 طیارے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ سے F-16 طیاروں کی فرمائش کر دی، جس پر 1983 میں پاکستان اور امریکہ کے مابین معاہدے کے تحت امریکہ نے 45 F-16 طیارے $18 ملین یعنی $2.5 ارب کے OS پاکستان کے حوالے کر دیے۔ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ امریکہ پاکستان کے پائلٹس کو F-16
F-16 त्यारे उड़ाने की 10 माह की बुनियादी तरबियत भी देगा। पाकिस्तानी पायलट्स ने अमरीकियों को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने ये तरबियती कोर्स सिर्फ 5 माह में न सिर्फ मुकम्मल कर लिया बल्कि त्यारे लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले जिस पाकिस्तानी ने F-16 त्यारा उड़ाया वो वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब थे। इस हवाले से वाइस एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, हम 6 पायलट F-16 त्यारों की परवाज की तरबियत लेने के लिए अमेरिका गए थे। ये तरबियती कोर्स 1 बरस का था लेकिन हमने 5 माह में ही मुकम्मल कर लिया और महारत हासिल करके अमरीकियों को हैरान कर दिया। हमें वहाँ तरबियत के दौरान इसराइली एयरफोर्स के पायलट्स की मौजूदगी का भी पता चला जो 6 माह से तरबियत ले रहे थे। ये बात खुफिया रखी गई थी। हम सुबह के वक्त फ्लाइंग करते थे और वो शाम के वक्त। एक रोज हफ्तावार तातील के दिन इंस्ट्रक्टर से मैंने कहा कि हमारी इन इसराइली पायलट्स के साथ फ्लाइंग तो करवाएं, जरा पता तो चले कि कौन कितने पानी में है। हालांकि उस वक्त इन्हें तरबियत लेते हुए 6 माह हो चुके थे और वो 200-300 घंटे प्रवास कर चुके थे और हम बमुश्किल 12-15 घंटे ही प्रवास कर सके थे। इस पर इंस्ट्रक्टर ने कहा, सख्त हदायत है कि हमारे पायलट्स कभी पाकिस्तानियों के सामने भी न आएंगे। साथ फ्लाइंग की तो बात ही ना करो। इन्हें कोई खौफ था कि हमारे इंस्ट्रक्टर कहते थे कि इन इसराइलियों को तुम्हारे अरब ने हीरो बना रखा है, वरना पाकिस्तानी पायलट्स का म्यार ही कुछ और है। सोवियत यूनियन के टूटने और अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के बाद अमेरिकी मफादात खित्ते में महदूद होकर रह गए। 1988 में सदर जियाउल हक का जहाज क्रैश होते ही अमेरिकियों ने एक बार फिर माथे पर आंखें रख ली। अमेरिकियों को एक बार फिर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में तशवीश लाक हो गई। 1990 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेसलर तरमीम के तहत पाबंदियां लगा दी। रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर के नाम से मंसूब इस तरमीम के तहत अमेरिकी सदर को पाबंद किया गया कि वो हर साल इमदाद देने से पहले इस बात की तस्दीक करें कि पाकिस्तान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। जैसे ही अफगान जंग का खात्मा हुआ तो अमरीकी बदनीयत क़यादत ने फौरन पैंतरा बदला और तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान जौहरी बम नहीं बना रहा, जिसका फौरी नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने पाकिस्तान की माशी और तमाम फौजी इमदाद एक बार फिर मुअत्तल कर दी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खरीदे हुए 30 F-16 त्यारों की फराहमी न सिर्फ रोक ली बल्कि इनकी अदा की जाने वाली रकम भी अमेरिका ने हड़प कर ली और साथ ही पाकिस्तान पर मजीद त्यारों और उसके असला जात और पुर्जों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। बिलाशुबा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर ये कड़ी पाबंदियां लगाई जाना उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत की एक बड़ी नाकामी थी, बल्कि बाज दिफाई माहिरीन के मुताबिक बेनजीर हुकूमत की जानिब से सही मायनों में त्यारा हासिल करने की कोशिश भी नहीं की गई। इस पर रही सही कसर हिंदुस्तानी मुहतरिक गुलाबी ने पूरी कर दी, जो मुसलसल पाकिस्तान की बेहतनी में लगी रही और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बात यहाँ पर खत्म न हुई बल्कि 1992 में अमेरिका ने एक बार फिर हिले बहाने से पाकिस्तान पर मजीद कई कड़ी पाबंदियां आयद कर दी। F-16 त्यारे अमेरिका ने तो पाकिस्तान के पहले ही रोक रखे थे, लेकिन इन पाबंदियों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 त्यारों के फालतू पुर्जाजात देने से भी इनकार कर दिया। ये मामला चलता रहा यहाँ तक कि 1993 में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में मौजूद नाकारा होते F-16 त्यारों को मरम्मत की जरूरत पड़ गई, जिस पर अमेरिका ने $658 मिलियन का बिल एडवांस में वसूल किया और त्यारे मरम्मत के लिए अमेरिका मंगवा लिए। जितनी देर त्यारे अमेरिका में रहे इनका किराया भी नकद वसूल किया जाता रहा। बाद में अमेरिका न सिर्फ इन त्यारों से मुकर गया बल्कि पहले से अमेरिका की तरफ उधार त्यारों की तरह ये त्यारे और इनकी मरम्मत की मद में अदा की जाने वाली रकम भी डकार ली। बददियानत अमेरिकियों ने अफगान रूस जंग के दौरान पाकिस्तान को दी जाने वाली नवाजिशात पाकिस्तान से सूद समेत वापस लेना शुरू कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी हासिल करने के रास्ते एक बार फिर मजबूत कर दिए। पाबंदियां लगी तो पाक फजाइया पर एक बार फिर सख्त वक्त शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब पाक फजाइया के स्क्वाड्रन्स में सिर्फ मिराज, F-6 और A-5 जैसे पुराने और कंडम त्यारे मौजूद थे, जबकि पाक फजाइया के पास ले देकर चंद ही F-16 त्यारे थे। इन F-16 त्यारों के लिए पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इन्हिसार करती थी। जब अमेरिका चाहता F-16 के सामान की सप्लाई और मरम्मत रोककर पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू कर देता, उस वक्त दुनिया पर एयर वार की अहमियत बहुत खुलकर वाज़ेह हो चुकी थी। यह साजिशी टोला पाकिस्तान को ताकतवर नहीं देखना चाहता था। पाकिस्तान में त्यारा साजी की कोई सनत उस वक्त मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान में जहाज बनाने की बात एक तरफ, उस वक्त पाकिस्तान जहाज का कॉकपिट भी तैयार न कर सकता था। अमेरिका पर मुनहसर पाक फजाइया की हालत ये हो गई कि उनके F-16 त्यारे मुरम्मत और अपग्रेड न होने की वजह से उड़ाना मुश्किल हो गए। पायलट्स को हरदम तैयार रहने के लिए महाना कुछ फ्लाइंग आवर्स दरकार होते
होते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पाक फजाइया के पायलट्स वो लाजमी उड़ान के घंटे भी पूरे करने से रह गए। पाकिस्तान ने इस बेमायगी की हालत में एक मर्तबा फिर चीन की तरफ देखा तो मालूम हुआ चीन का एक भी जंगी त्यारा बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान उस वक्त बेयकीनी और यतीमी की कैफियत से दोचार था और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर फजाई बरतरी के ख्वाब को हकीकत बनते देख रहा था। अमेरिका की बार बार पाबंदी और धौंसों धमकियों से उकता कर पाकिस्तान की आला क़यादत सर जोड़कर बैठ गई और इस नतीजे पर पहुंची कि बस बहुत हो गया। अब दूसरों के दस्ते नगर रहने के बजाय एक इनकलाबी कदम उठाने का फैसला किया गया और दिफाई शोबे में खुद निसारी का प्रोग्राम शुरू करके पाकिस्तान को त्यारा साजी की सनत में खुद कफील बनाने का फैसला किया गया। 1999 में पाकिस्तान चीन से मायदे के तहत F-7 त्यारों, जो दरअसल रूसी त्यारा MiG-21 त्यारों ही की चाइनीज कॉपी थी, इन्हीं त्यारों को अपग्रेड करके सुपर 7 बनाना चाहता था। बाद इस प्रोजेक्ट में सही मानों में उस वक्त जान पड़ी जब एयर चीफ मार्शल मोहसिफ अली मीर ने अपने बेहतरीन शागिर्द एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ साहब, जिन्होंने दौरान ट्रेनिंग एजाजी शमशीर भी हासिल कर रखी थी, जो F-16 त्यारे को न सिर्फ अच्छी तरह समझते थे बल्कि उसको उड़ाने के साथ साथ टेक्निकल तौर पर F-16 त्यारे के बारे में सबसे ज्यादा समझ बूझ रखते थे, उन्हीं को बाहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये टास्क सौंपा। शाहिद लतीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस हवाले से बताया, ये 2001 की बात थी। एयर मार्शल मोहसिफ अली मीर ने एयर फोर्स की कमाल संभालने के 2-3 माह बाद ही मुझे कॉल की तो मैं चूक गया और साथ ही कुछ परेशान भी हुआ कि अल्लाह खैर करे कुछ गलत ना हो गया हो। दूसरी तरफ से एयर मार्शल साहब हाल और अहवाल पूछकर कहने लगे, शायद ये बताओ तुम्हारा साल कब पूरा हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि सरफराज तारिक को बहैसियत बेस कमांडर मुझे 2 साल हो जाएंगे। ये सुनकर वो कहने लगे, मैं तुम्हें साल पूरे होने के बाद एक दिन भी नहीं रुकने दूंगा। ये कहकर वो कुछ देर खामोश रहे। फिर एयर मार्शल साहब कहने लगे, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम फ्लाइट कैडेट शाहिद लतीफ थे, अब तुम एयर कमोडोर और मैं एयर चीफ हूँ। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? मैंने कहा, हुक्म करें सर, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। जिस पर उनकी आवाज आई, मैं तुम्हें सुपर 7 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे F-16 बनाकर दे सकते हो? मुझे F-16 से कम नहीं चाहिए। मैंने कहा, सर आपको F-16 से कम नहीं चाहिए तो एक F-16 का पायलट F-16 से कम पर राजी भी ना होगा। आपने ऐसा सोच ही लिया है तो मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मैंने चीफ प्रोजेक्ट बनते ही सुपर 7 की ड्राइंग उठाकर बाहर फेंक दी और कहा, सुपर 7 नहीं, नया जहाज बनाना है। मेरा F-16 से पुराना साथ था, मैं इस मशीन को बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं वैसा नहीं, उससे भी बेहतर जहाज बनाना चाहता था। हमने ये प्रोजेक्ट ड्राइंग बोर्ड से शुरू किया। मेरा हदफ था कि 3 साल में ये जहाज आसमान पर उड़ता दिखाई दे। ये बाज़ाहिर नामुमकिन था। तरक्की याफ्ता मुमालिक भी ड्राइंग से फ्लाइंग तक ऐसे प्रोजेक्ट में 10 से 15 साल ले लेते हैं और हम ये काम 3 सालों में करने चले थे। मुझे परेशानी ये थी कि हमारे पास मौजूद पुराने जंगी जहाजों की रिटायरमेंट का वक्त करीब था। मेरे पास वक्त बहुत कम और नपातुला था। मैंने 2001 में ही अपने जहाजों की रिटायरमेंट का सारा शेड्यूल बना लिया और हिसाबो किताब किया तो सर पकड़कर बैठ गया। 3 सालों में नए जहाज न आए तो हमें अपने कई स्क्वाड्रन बंद करने पड़ जाते और ये किसी भी एयर फोर्स के लिए मौत थी। मेरे लिए 2003 में हर हाल में अपना जहाज एयरबर्न करना था। ऐसा ना होता तो यह हमारी मौत थी। दुनिया हमें जहाज नहीं देगी। अमरीकियों का रवैया हमारे सामने था। हमारे पास गिने चुने F-16 थे। हम उर्दन और ऑस्ट्रेलिया के कंडम मिराज त्यारे लेकर आते और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाते। ये बहुत बड़ा रिस्क था। पायलटों की जिंदगी के लिए भी खतरा था, लेकिन हम क्या करते? हमारे पास कोई चारा भी न था। इन हालात में हमने जान मारकर काम शुरू कर दिया। इस तरह दिन और रात की मेहनत से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा।